टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले लोग ये समझते थे कि चांद एक स्मूथ और पॉलिश्ड सैटेलाइट है, लेकिन अब गैलीलियो की वजह से लोगों का ये भ्रम बहुत ही जल्दी टूटने वाला था। जी हाँ, एक रोज गैलीलियो ने इस बात का चौंका देने वाला खुलासा किया कि किस तरीके से टेलीस्कोप से देखने पर यह मालूम पड़ता है कि चांद की सतह स्मूथ और पॉलिश्ड नहीं बल्कि बहुत ही खुरदरी और कैविटीज से भरी हुई है। उस वक्त 16वीं सदी में लोगों के लिए इस बात पर भरोसा कर पाना इतना मुश्किल था कि कई लोगों ने गैलीलियो की बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। पर भले ही माने या ना माने, टेलीस्कोप से देखने के बाद इस सच पर यकीन करने के अलावा उनके पास कोई और चारा बचा ही नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप को और भी ज्यादा आधुनिक बना दिया और फिर एक दिन गैलीलियो ने अपने 30 पावर टेलीस्कोप को जुपिटर प्लैनेट की तरफ केंद्रित किया। गैलीलियो को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने जुपिटर प्लैनेट के 3 बड़े मून्स को खोज निकाला था। गैलीलियो ने इन्हें नाम दिया था मेडिसिन स्टार्स, इस उम्मीद में कि अब उन्हें इस खोज के बाद फ्लोरेंस में एक अच्छी पद हासिल होगी। कुछ महीनों के बाद अंतरिक्ष में इन्हीं सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करके गैलीलियो के जहन में एक बात आई कि अगर प्लैनेट अर्थ के आसपास ऐसी सैटेलाइट्स का रोटेशंस नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है। गैलीलियो एक्चुअली में खुद भी ये बात नहीं जानते थे कि उनकी ये ऑब्जर्वेशन और ये थ्योरी उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने वाली है। गैलीलियो अब ये जान चुके थे कि चर्च में प्लैनेट अर्थ के बारे में जो विचारधारा है वो सही नहीं है। उन्हें ये पता चल चुका था कि अर्थ सोलर सिस्टम के सेंटर में नहीं है, जिससे कोपरनिकस की सबसे बड़ी थ्योरी सच साबित हो रही है। तो 100 साल पहले ही निकोलस कोपरनिकस ये थ्योरी बना चुके थे कि सन ही सोलर सिस्टम का हेड है और अर्थ बाकी सभी प्लैनेट्स की तरह सिर्फ सन के चारों ओर चक्कर काटती है। लेकिन चर्च की कड़ी मान्यताओं के चलते हुए ना तो कोपरनिकस को और अब इतने सालों बाद ना ही गैलीलियो की इस थ्योरी पर भरोसा रखा गया। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज ने गैलीलियो के आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा दिया। बिना वक्त गवाए उन्होंने अपनी सारी डिस्कवरीज को अपनी अगली किताब यानी द स्टेरी मैसेंजर में छाप दिया। इस किताब की 550 कॉपीज पब्लिश की गई और ये एक इंस्टेंट हिट रही। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग गैलीलियो की इन किताबों को पढ़ रहे थे, जिसके बाद तो मानो गैलीलियो अपने टेलीस्कोप की मदद से हर रोज कुछ ना कुछ नई डिस्कवरीज कर रहे थे। वैसे इस किताब की सफलता के बाद गैलीलियो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। उन्हें लोग जगह जगह सम्मानित कर रहे थे। ये वक्त था ऊंची उड़ान भरने का। गैलीलियो ने यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ से अपना रेजिग्नेशन देकर के यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा में चीफ मैथमेटिशियन उपाधि संभाल ली थी। इतना ही नहीं, गैलीलियो अब द ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कन के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर भी बन चुके थे। उनके सम्मान में रोम में एक आयोजन रखा गया जहां गैलीलियो के काम और योगदान की खूब तारीफें हुई। इसी सम्मेलन में गैलीलियो को अकेडमियाई द लिंसियाई का मेंबर बनाया गया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस दिन से गैलीलियो अपने साइन भी गैलीलियो गैलीली लिंसियो नाम से किया करते थे। लेकिन शोहरत मिलते ही गैलीलियो की फितरत भी बदल चुकी थी। लोगों का मानना था कि अब उनमें गुरूर आ चुका था, जिसने उनके लिए दुश्मनों की फहरिस्त भी तैयार कर ली थी। गैलीलियो भले ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर रहे थे, लेकिन वो हमेशा सही साबित नहीं हो पाते। मसलन जब 3 धूमकेतु अर्थ के पास से गुजरे तो गैलीलियो ने दावा किया कि ये धूमकेतु नहीं बल्कि ऑप्टिकल रिफ्रैक्शंस है। गैलीलियो का ये दावा एक गर्म मुद्दा बन गया। चर्च और उनके जेसूट्स को गैलीलियो से खतरा महसूस होने लगा और अब देखते ही देखते उनकी थ्योरीज का विद्रोह शुरू हो चुका था। गैलीलियो गैलीली अब चर्च की नजरों में किसी शूल की तरह चुभ रहे थे। वजह थी गैलीलियो का कोपरनिकस थ्योरी को सपोर्ट करना। चर्च ने ये तय कर लिया था कि गैलीलियो चर्च से बगावत कर रहे थे। भले ही चर्च के अपने ही कुछ मैथमेटिशियन गैलीलियो की इस थ्योरी को सपोर्ट करके ये मानने लगे थे कि अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी विचार उनके खिलाफ थे। बात तो यहाँ तक बढ़ गई कि फ्लोरेंस के एक यंग डोमेंशियन प्रिस्ट ने गैलीलियो को चर्च और धर्म का दुश्मन घोषित कर दिया। पर इन बातों का गैलीलियो के विचारों पर कोई असर नहीं हुआ। वो कोपरनिकस थ्योरी के बारे में लिखते रहे और अपने विचार सभी के सामने रखते गए। अपनी दलील पेश करते हुए गैलीलियो ने ये भी कहा था कि वो बाइबल या चर्च के खिलाफ कभी नहीं थे और ना ही कभी होंगे।
वो खुद एक सच्चे क्रिश्चियन हैं, लेकिन जिस तरीके से बाइबल की वर्सेस को इंटरप्रेट किया जा रहा है वो गलत है। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या चर्च ये बर्दाश्त कर पाता। गुस्से में गैलीलियो ने ग्रैंड डचेस क्रिश्चियन को एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेटर लिखा, जिसके बाद गैलीलियो के खिलाफ चर्च का शिकंजा और भी ज्यादा कस गया। दबाव बनाने पर गैलीलियो को मजबूरन अपनी हार माननी पड़ी। वो इसी बात पर मंजूर हो गए कि वो आज के बाद बाइबल या चर्च के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। उनके लिए अगर सभी रास्ते बंद हो जाते तो गैलीलियो अपना रास्ता खुद बनाने में विश्वास रखते थे। चर्च के खिलाफ होकर के गैलीलियो मानो एक बागी बन चुके थे और अब गैलीलियो ने जवाब देने का एक और नया मजेदार तरीका भी ढूंढ लिया था। जी हाँ, गैलीलियो ने अपने पुराने लिखने के तरीके को छोड़ करके एक नया तरीका अपनाया। इस बार उन्होंने अपने ओशियन टाइड्स की थ्योरी को बड़े ही नॉवेलिस्टिक अंदाज में लिखा। इस किताब में उन्होंने एक ऐसा किरदार बनाया जो कि उनकी थ्योरीज को बड़े ही चालाकी से चर्च के खिलाफ जाकर के पेश करे, जहां लोगों को ये किरदार और गैलीलियो का ये नया अंदाज काफी पसंद आया। तो वहीं चर्च के पॉप को लगा कि गैलीलियो का ये किरदार उन पर आधारित है और ये उनकी इंसल्ट है जिसे चर्च बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आक्रोश में आकर के पॉप ने 68 साल के गैलीलियो को रोम बुलाकर के सभी के सामने अपनी गलती मानने को कहा, वरना उन्हें ये अंजाम भुगतना होगा। गैलीलियो ने ठीक ऐसा ही किया और चर्च ने गैलीलियो को अपनी सजा सुनाई। गैलीलियो पर चर्च से खिलाफत करने का इल्जाम लगा, लेकिन क्योंकि गैलीलियो एक पब्लिक फिगर थे, इसीलिए उन्हें बाकी प्रिजनर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें किसी कैद खाने की जगह अपने ही घर में रहने की इजाजत दी गई थी, लेकिन चर्च की बंदिश के साथ। समय के साथ गैलीलियो गैलीली की उम्र भी बढ़ रही थी। बीमारियां गैलीलियो को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अब कमजोर पड़ चुका था। जिन आंखों ने विज्ञान की नई खोज की थी वो अब बूढ़ी हो गई थी। बेटी वर्जीनिया, जो कि अब तक उन कांपते हुए हाथों का सहारा बनी हुई थी, वक्त ने उसे भी गैलीलियो से छीन लिया। वर्जीनिया उर्फ सिस्टर मारिया सेलेस्टा का देहांत हो गया। बेटी की मौत के बाद मानो पिता गैलीलियो ने जीना ही छोड़ दिया था। कमबख्त बुढ़ापे ने पहले सेहत छीनी और अब 72 वर्ष के होते होते गैलीलियो पूरी तरीके से नेत्रहीन हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी। कुछ इस तरीके से एक उम्र बिताने के बाद सन 1642 यानी कि 1642 में द लेजेंड ऑफ गैलीलियो गैलीली की मौत हुई। लेकिन चर्च की नाइंसाफी का आलम कुछ ये रहा कि मरने के बाद अपनी कब्र को अपने पिता के पास रखने की गैलीलियो की आखिरी इच्छा भी पूरी ना हो पाई, क्योंकि उनके सभी रिश्तेदारों और चर्च को उनकी बदसलूकी का खौफ था। पर गैलीलियो की मौत के बाद ठीक उसी साल द रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ, और वो न्यूटन ही थे जिन्होंने गैलीलियो की कल्पनाओं को और उनकी थ्योरीज को किसी लेगेसी की तरह आगे बढ़ाया, मानो कि वो उन्हीं का एक अंश हो। तभी तो लोग कहते हैं और ये भी मानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन गैलीलियो का ही दूसरा रूप थे, बिल्कुल एक पुनर्जन्म की तरह। वैसे ताजुब की बात तो ये है कि गैलीलियो गैलीली की जिन थ्योरीज पर बगावत मानकर चर्च ने बैन लगाया था, गैलीलियो के मरने के लगभग 250 साल बाद उन पर लगाए गए सभी बैन्स हटा दिए गए और उन्हीं की बताई हुई थ्योरीज सही साबित हुई। कई इतिहासकारों और साइंटिस्ट को इस बात पर बहुत ही अफसोस होता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया की सबसे नायाब डिस्कवरीज पर लगा दी, वहीं दूसरी ओर इंसान मॉडर्न साइंस की ही खातिर चर्च के बनावटी सिद्धांतों और दकियानूसी सोच का शिकार हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जैसे खिताबों को अपने नाम करने वाले द लेजेंड ऑफ गैलीलियो गैलीली की कहानी हमें रूबरू कराती है विज्ञान और धर्म के बीच कभी भी ना खत्म होने वाली जंग से। पर जनाब, यही तो वो जंग है जो दुनिया को विश्वास और अंधविश्वास के तराजू में तोलती है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, रिव्यू सेक्शन में जरूर लिख करके हमें बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी और अगले हफ्ते आप कौन सी समरी सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप हमें अपना ढेर सारा प्यार दिखा सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यू देकर। तो सुनते रहिए गीगल को और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।